हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस कहां कहां यूज होता है और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को हम कैसे डायमेंशनल एनालिसिस में यूज करते हैं, ये आज हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। तो अब इसमें आंसर मैं बता दूं। आंसर में जो हमारी n2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 5। जिन बच्चों का ठीक है बहुत बहुत बधाई, और जिनको नहीं निकाल पाए हैं या जिनका गलत हो गया है वो एक बार देख लें और उसको थोड़ा सा दिमाग में बिठाने की कोशिश करें। क्या करना है कि इफ द यूनिट ऑफ मास बिकम डबल, अगर मास की यूनिट डबल हो जाए एंड यूनिट ऑफ टाइम्स बिकम हाफ, देन एक्सप्रेस 40 जूल। ध्यान देना क्या है 40 जूल इन द न्यू यूनिट सिस्टम या न्यू सिस्टम। अब 40 जूल, अब जूल हमको पता है किसकी यूनिट होती है? जूल होती है वर्क की। वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल। ठीक है, एक जूल में 10 की पावर 7 -7 अर्ज भी होते हैं, ये भी हमको पता है। अब वर्क की डायमेंशन आपको याद हो तो मैंने वर्क एनर्जी, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबकी डायमेंशन बताई थी ml2t-2, ये बताई थी। अब इसको कंपेयर करना है किससे? जो हमें गिवन है। अब यहां पे बोला है 40 जूल। 40 का मतलब इधर यहां पर क्या होगा? मास को मैं लूंगा किसमें? किलोग्राम में। फिर यहां पर क्या है? मीटर का स्क्वायर, और फिर सेकंड, जिसका क्या है? सेकंड इनवर्स, स्क्वायर इनवर्स। अब ये तो हो गया n1, ये है u1। कंपेयर किससे करना है? n2 से और u2 से। n2 मुझे नहीं पता, वही तो निकालना है। अच्छा, u2 क्या बोल रहा है कि u2 क्या है कि मास बिकम डबल, यानी कि m की जो kg है उसके आगे क्या आ जाएगा? 2। ये होगा मास डबल। लेंथ में कोई फर्क नहीं है, नहीं है, तो मीटर स्क्वायर। और फिर आती है बात सेकंड की, तो सेकंड टाइम कितना है? टाइम बिकम हाफ। अब टाइम हाफ किया है यानी कि 1/2 सेकंड, ये निकलेगा। यानी कि अब मैं इस नीचे वाले की जरूरत नहीं, इसको मिटा देता हूं। अब ध्यान से देखिए कि किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, और ये सेकंड स्क्वायर इनवर्स और ये सेकंड स्क्वायर इनवर्स ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाहर क्या बचा है? इनवर्स में बचा है ना, माइनस का। अब ध्यान से देखिए कि 1/2 की पावर अगर मैं -2 करूं तो माइनस का मतलब है कि ये पहले ऊपर जाएगा यानी कि 2 बनेगा, 2 का स्क्वायर होगा, यानी कि यहां पर क्या आएगा? 4, यही होगा। तो यहां पर n2 इंटू 2 इंटू ये 1/2 की पावर -2 करी तो आया 4। इधर क्या था? 40। अब 4 2 8 और 8 इधर आएगा तो 5, 8 5 40, आप सबको पता है। तो n2 की वैल्यू क्या आई है? 5। ये एक आसान सा क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चन आपको एंट्रेंस में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। अब बात आती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। क्या बोल रहा है कि ये कह रहा है कि एक ऐसा सिद्धांत है जो किस पर टिका हुआ है? होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, मतलब उनकी डायमेंशंस एक जैसी होनी चाहिए। डायमेंशंस का मतलब वो एक तरह से यूनिट को ही कह रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 किलो प्लस 6 किलो कितना होगा? 8 किलो, आपने बहुत आसानी से बता दिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 2 किलो प्लस 8 मीटर, तो क्या कुछ निकलेगा? नहीं, क्योंकि इनकी जो यूनिट्स हैं या मैं कहूं जो डायमेंशंस है वो सेम नहीं है। अगर मैं 2 kg की डायमेंशन निकालना चाहूं तो 2 kg की क्या होगी? खाली m1 आगे 2 n, जो n की वैल्यू होगी n1 u1। और अगर मैं 8 मीटर की बात करना चाहूं तो 8 इंटू L1 ये होगी। तो क्या इनकी डायमेंशंस मैच कर रही है? नहीं। तो ये आपस में ना ऐड हो सकती ना सब्सट्रैक्ट। यही कहना चाह रहा है कि ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यूज आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड, यूनिट्स आर नेवर एडेड और सब्सट्रैक्टेड। हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड या सब्सट्रैक्ट की जाती है, कभी भी यूनिट्स को नहीं जोड़ा जाता। पहली बात। अब भाई ये बात क्यों कहना चाह रहा है कि यहाँ पर 2 और 6 8, यहां पर किलोग्राम स्क्वायर नहीं हुआ है, या इसका 1 किलोग्राम बढ़ा नहीं। मतलब ये कह सकते हैं कि 2 3 और 6 और 1 7, तो 7 और 3 10 नहीं हुआ, यहाँ पे केवल 8 ही हुआ है। मतलब ये छोटी सी बात है, आपको पता होगा। फिर
दूसरी बात क्या आती है कि ओनली दोज न्यूमेरिकल वैल्यू कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड विच हैव सेम यूनिट्स और डायमेंशन। केवल वही जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं वही ऐड हो सकती है जिनके पास सेम यूनिट और डायमेंशंस हो, उसके अलावा वो नहीं जोड़ सकते। अब इसकी मदद से हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं, हमें कोई भी इक्वेशन दी हो उसकी डायमेंशंस हम निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है कि x इज इक्वल टू अल्फा टी बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा अपॉन टी। तो इसमें अपन देखेंगे कि डायमेंशंस इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। अब देखते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे निकाल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा साइड में लिख लूं कि x इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी। ठीक है, इस इक्वेशन में मुझे क्या करना है, अल्फा बीटा एंड गामा की डायमेंशंस बतानी है। ठीक है, बता सकते हैं, कैसे बताएंगे कि पहले x मुझे यहां बताया गया है कि x जो है पोजीशन है, एक लेंथ है, x की डायमेंशन क्या है, लेंथ है। अब ये आपस में प्लस हो रहे हैं, यानी कि जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वो भी लेंथ में होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी लेंथ में होगा और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी लेंथ में होगा। देखना ध्यान से कि अगर मैं ये कह दूं अल्फा टी इज इक्वल टू ऑल्सो एल एंड बीटा टी स्क्वायर ऑल्सो एल एंड गामा अपॉन टी ऑल्सो एल, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी हम पढ़ के आए हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि भाई जिनके यूनिट्स और डायमेंशन सेम होती हैं वही केवल एडेड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर ये तीनों चीजें एडिशन में है, इसका मतलब इनकी जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस है वो सेम होंगी। सेम किसके होंगी, इसके सेम में होंगी। और x क्या यहाँ पर पोजीशन है, पोजीशन यानी कि लेंथ होगी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं आराम से। अगर अल्फा की मेरे से पूछोगे तो अल्फा टी इज इक्वल टू एल एंड अल्फा इज इक्वल टू एल अपॉन टी, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। ये हो गई अल्फा की डायमेंशन। अब मेरे से कोई बीटा की पूछे तो बीटा देखिए, बीटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल और बीटा आ जाएगा एल टी स्क्वायर एंड देयर इज एल टी माइनस टू। क्लियर? ऐसे अगर गामा की पूछ ले तो गामा की क्या आएगा, एल और टी, सिंपल एल और टी। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी फॉर्मूले में किसी भी जो हमें एक्सपोनेंट दिया हुआ है या कोई भी हमें क्लैरिटी से जैसे अल्फा बीटा गामा होगा या ए बी सी करके दे रखा होगा तो उसकी हम यूनिट्स आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है, इसमें आपको ए और बी की डायमेंशन निकालनी है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करके लाना है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं एंगल की। एंगल यानी कि थीटा। आप ये जानते हो, डायमेंशन से पढ़ के आए हो कि थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब आर्क भी एक लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है, तो ये क्या आ गया, ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना, ये हमने पढ़ा। अब आपसे कोई पूछ ले कि साइन थीटा या साइन थीटा की जगह कोई दे दे कि साइन ओमेगा टी, और इसमें अगर पूछ ले कि ओमेगा की डायमेंशन क्या होगी, तो आप किस तरह से बताओगे कि भाई साइन थीटा होता है, थीटा की जगह ओमेगा टी लिया है ना, यानी कि थीटा की जगह ओमेगा टी लिया है। थीटा की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, ये तो 1 होती है। तो मैं क्या करूंगा, टी उठा के यहां ले आऊंगा टी, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, टी माइनस वन। ये किसकी डायमेंशन होगी, ओमेगा की। निकाल सकते हो। अभी आप जब आगे वेव में जाओगे, वेव्स में और ऑसिलेशन में, तो वहां पर कुछ इस तरह की इक्वेशन दिखेगी, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और उसमें कई बार पूछ लेते हैं कि के की डायमेंशन बताइए, है ना, के की डायमेंशन बताइए। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कि ओमेगा टी की जो डायमेंशन होगी वही के एक्स की बराबर होनी चाहिए ना। भाई ओमेगा टी अगर मैं कहूं कि ओमेगा कितना है, टी माइनस वन है, या मैं कहूं सीधा कि ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 है, तो के एक्स भी ऑल्सो इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि यहां पर क्या लग रहा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि भाई जब सेम डायमेंशन और यूनिट होगी तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, वो सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों की यूनिट सेम होगी। अब यूनिट और डायमेंशन सेम है, तो ये किसके बजाय हुए हैं, थीटा के। तो थीटा क्या होता है, डायमेंशनलेस 1। तो ओमेगा टी इज आल्सो 1 एंड के एक्स आल्सो 1।
तो kx1 आ गया, तो x क्या है लेंथ, तो मैं ये कर सकता हूं ना यार बहुत आराम से कि kl ये अपॉन में जाएगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा और ये निकल के क्या आएगी l-1 इसकी डायमेंशंस। ठीक है, मेरे ख्याल से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे इतना काफी है। एक ये आपको क्वेश्चन दिया होमवर्क में, आपको ये करके लाना है। और अब बात करते हैं एरर एनालिसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर्स की। एरर्स एक्चुअल में होते क्या हैं कि आपने कुछ मेजरमेंट की नॉर्मली, या आपने कुछ वेट किया, मान लो आपका वेट था 72 केजी, ठीक है, लेकिन मशीन में आ रहा है 71.9 केजी, तो उसमें कितना है 100 ग्राम का एरर है, यानी कि 0.1 किलोग्राम का उसमें एरर है। मतलब इस तरह से आप कोई लकड़ी की कोई फट्टी है उसको मेजर कर रहे हो, उसमें आपको कुछ गड़बड़ लग रही है, कम ज्यादा आ रहा है, तो उस चीज को एक्यूरेट करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, एरर का। तो कितने तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ एरर, दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एरर, एक सिस्टमेटिक एरर और एक रैंडम एरर। ठीक, ज्यादा फोकस हमारा सिस्टमेटिक एरर पे रहेगा कि सिस्टमेटिक एरर क्या है, द कॉज ऑफ दिस एरर इज नोन टू अस, हमें पता होता है कि एरर किस वजह से आ रहा है। आगे आगे जैसे चलते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा कि द कॉज ऑफ दिस एरर नोन टू अस एंड दिस एरर अकर्स इन वन डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में होता है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा होगा या नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा होगा, या तो ज्यादा आ रहा होगा या कम आ रहा होगा। दिस एरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वहां पे आपको याद हो, नहीं अभी तक तो नहीं करवाया, आगे आएगा, मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है कि मैं नाप लूं, चाहे आपके दोस्त नाप लें, चाहे आपके घर में छोटे भाई बहन हो वो नाप लें, मतलब कितने भी ऑब्जर्वेशंस कर लो वो एरर उतना ही रहेगा, उस पर डिपेंड नहीं करता, वो या तो वो पॉजिटिव में आएगा या वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अब जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है। होता इसलिए है कि रीजन ऑफ सिस्टमेटिक एरर क्या है कि पहला तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि भैया इंस्ट्रूमेंट में ही कोई खराबी है। अच्छा, आपको 3 मीटर कुछ नापना है, 3 मीटर का मान लो आपको कपड़ा नापना है और वो स्केल ही 2.9 मीटर का है, तो आप किसी से भी नापवा लो वो 2.9 ही नापेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे वो डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा वो, केवल कि भैया एक तो वो पहले डायरेक्शन में जा रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब उसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या हो सकता है कि इम्प्रॉपर डिजाइनिंग हो, या उसी में कोई डिफेक्ट हो, जिसको हम एक छोटे से वर्ड से कह देते हैं कैलिब्रेशन, कि इंस्ट्रूमेंट में कोई कैलिब्रेशन है या इसमें डिजाइनिंग इम्प्रॉपर है, एक ही बात है। तो आगे समझते हैं इसको विद एग्जांपल। तो समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से कि अगर मैं इसको मान लूं कि ये है जीरो एरर, या ये मैं कहूं ये है ट्रू वैल्यू, या एक्यूरेट जो होनी चाहिए वो ये वाली वैल्यू है। ठीक है, कि यहां से 1 2 3 इस तरह से चलना चाहिए। लेकिन अगर मैं पहले केस में देखूं तो ये जीरो यहां पर एक प्लस में इधर को और आ रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये एक्स्ट्रा है, जो कि हमारी मेजरमेंट में गड़बड़ी करेगा। तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव एरर। ठीक, मतलब उसमें कुछ बढ़ा देगा, ये है ना, इसमें कुछ बढ़ा देगा। भाई मेरे को यहां से नापना था, अब मैं यहां से नापूंगा तो कुछ बढ़ गया। अब इसमें देखिए कि अब यहां पे क्या हो रहा है कि मुझे नापना यहां से था, लेकिन अब ये माइनस वाले पोर्शन में जा रहा है ना। अब ये मत देखिएगा कि वो लेंथ बढ़ रही है घट रही है, नहीं, यहां पर ये देखना है कि वो इंटीजर कौन सी साइड है ना, पॉजिटिव वाली में आ रहा है नेगेटिव वाली में आ रहा है। तो अगर ये जीरो एरर है तो ये वाला कहलाएगा पॉजिटिव एरर, और यहां पर ये किस में आ रहा है, नेगेटिव इंटीजर में आ रहा है, तो ये किस में आएगा, नेगेटिव एरर में। ठीक है, इस तरह से इसमें आते हैं सिस्टमेटिक एरर में। वहां पर क्या होता है, खाली जो या तो इंस्ट्रूमेंट इम्प्रॉपर हो सकता है, कैलिब्रेशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, हमारी टेक्निक्स कुछ गलत हो सकता है हम कुछ अलग तरह से नाप रहे हो, हमारे कुछ समझने में दिक्कत हो, है ना। या कई बार होता है ना, जैसे जो मशीन में इंच टेप रखा होता है तो कई बार टूट जाता है ना, बच्चा तोड़ देता है, तो उसको हम टाके लगा देते हैं, तो फिर भी उसमें 1-2 सेंटीमीटर का फर्क आ जाता है, वैसा एरर वो सिस्टमेटिक एरर में आएगा। प्रोसीजर में कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर कोई पर्सनल एरर हो सकता है। पर्सनल एरर जैसे मैं कहना चाहूं, आप नाप रहे थे, मान लो आप वर्नियर कैलिपर से नाप रहे थे, छींक आ गई, है ना, एकदम से छींक आ गई, तो उसमें थोड़ा बहुत 1-2 सेंटीमीटर इधर उधर हो जाएगा, है ना, या थोड़ा बहुत हाथ हिल रहा था, है ना, उतनी एक्यूरेसी नहीं आ पाती। तो ये सब किस में आती है, सारे एरर्स सिस्टमेटिक एरर में। एक बात और, ट्रू वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं मेजर्ड वैल्यू, यानी कि जो आपने ऑब्जर्व की है,
और जो जीरो एरर वाली वैल्यू थी, सॉरी ये ट्रू वैल्यू नहीं है, ये जीरो एरर वाली वैल्यू है। ट्रू वैल्यू तो हमको ये माइनस करके पता चलेगी कि हाँ भाई ये है ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू में से जीरो एरर को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ट्रू वैल्यू। और जिसको ये थोड़ा बहुत डाउट में लग रहा है तो वो छोड़ सकता है, क्योंकि ये आगे आने वाले पूरे पोर्शन विद एग्जांपल आने वाला है। ठीक है, तो जब बात करते हैं रैंडम एरर्स, अब बात आती है रैंडम एरर्स की। रैंडम एरर्स आपको रैंडम एरर्स नाम से पता चल रहा होगा कि रैंडम का मतलब है कुछ भी कहीं से भी, है ना, रैंडम होता है। एक पहले एक गेम आती थी एक टैंक वाली, याद हो तो कंप्यूटर में, पीसी में, उसमें है ना वेपन सेलेक्ट करने होते थे। तो वेपन या तो एक एक करके सिलेक्ट करते थे अपन लोग, या फिर रैंडम पे क्लिक कर देते थे, तो कभी भी कोई सी भी वेपन आके अटैक कर देती थी, है ना, उस तरह से। तो यहाँ पर रैंडम का मतलब यही है कि कुछ भी आए जा रहा है, बस इधर से उधर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। तो रैंडम एरर्स क्या है कि द कॉज ऑफ दिस एरर इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में होगा, यानी कि पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। एंड द मेजर्ड वैल्यू कैन बी आइदर मोर और लेस, अगर बोथ डायरेक्शन में ज्यादा होगा तो मोर हो जाएगा और नेगेटिव में होगा तो लेस हो जाएगा। देन द ट्रू वैल्यू, ठीक है, एंड द एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एरर है कौन सा, अगर मैं इसको नाम दूं कैसे, रैंडम एरर, है ना, RE से, तो रैंडम एरर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे, जितने ज्यादा करोगे उतना रैंडम एरर कम आएगा। अच्छा, एक मैं आइडियल केस के लिए मान के चलता हूं कि मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर ली, मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी कर ली, इनफाइनाइट। तो 1/infinity कितना होता है, 0, तो रैंडम एरर कितना आ जाएगा, 0। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर सकते हो? बहुत बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो यही बात बोल रहा है कि इन आइडियल केस मतलब होता है कि ऐसा होता तो, है ना, मतलब असल में वैसा एग्जिस्ट करता नहीं है। कि जैसे आपने P = nRT अभी आगे पढ़ोगे, जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो वैसी एक आइडियल बना दी गई है, लेकिन उसको कोई भी गैस फॉलो नहीं करती, उसके लिए अलग अलग कंडीशंस हैं, है ना। तो आइडियल केस वी हैव इनफाइनाइट ऑब्जर्वेशन इन रैंडम एरर्स विल बी 0। अगर हमारे पास इनफाइनाइट ऑब्जर्वेशंस होंगी तो जो रैंडम एरर है वो हमारा 0 आएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपने नया कुछ सीखा होगा इस लेक्चर में, और मेहनत करें, आगे बढ़े, सफल